नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी। बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे। अक्सर आए हुए पेशेंटों में मैं देखता हूँ इस बात का हमेशा वो जिक्र किया करते हैं कि हम तो मल्टीग्रेन अनाज यूज करते हैं, मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। तो आज हम इसी बात को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रियल में डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू डायबिटीज के मरीज को मल्टीग्रेन कितना फायदेमंद है, या रियल में उनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पीछे के वीडियो में हमने फूड एनालिसिस करके आपको बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से किस तरह से ब्लड शुगर लेवल पे इतना इम्पैक्ट दिखाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं। इनका ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फैट, प्रोटीन, वाटर, इसका भी ब्लड शुगर लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ब्लड शुगर लेवल पे अगर इम्पैक्ट होता है तो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर आप मल्टीग्रेन अनाज यूज कर रहे हैं या मोटा अनाज यूज कर रहे हैं, ये सभी अनाज को यूज करने से पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट को जान जाएंगे तो आपको इस बात को समझना काफी आसान हो जाएगा कि वो रियल में आप जो कर रहे हो कितना सही है और कितना गलत है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को बताने से पहले हम आपको एक बात की जानकारी और देना चाहेंगे कि तो हमारे वीडियो को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे, यानी एजुकेशन 1, एजुकेशन 2, एजुकेशन 3, इस तरह से हमने सीक्वेंस में वीडियो को बनाया हुआ है और एक एक स्टेप में उसी तरीके से हमने एक एक बातों को एक क्रम में बताने की कोशिश किया है। तो अगर आप इस सीक्वेंस में हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको जानकारी भी और ज़्यादा होगी। कार्बोहाइड्रेट भी 4 प्रकार का होता है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब ये चारों कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो C6H12O6, इसी फार्मूले पे पूरा कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। लेकिन जब मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड्स भी 3 प्रकार का होता है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो अगर आप 3 इंसान की बात करेंगे तो 3 इंसान को अगर आप देखेंगे तो वहां पर तीनों इंसान के पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, देखने में सब एक जैसा दिखेंगे, लेकिन सबका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, सबका बिहेवियर अलग अलग से देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री की भाषा में मोनोसेकेराइड्स यानी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज देखने में सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन तीनों का काम अलग अलग होता है। ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल को बहुत स्पीड में बढ़ाएगा, वहीं पर फ्रक्टोज थोड़ा सा कम स्पीड में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, और गैलेक्टोज उससे भी कम स्पीड में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। यानी ब्लड में शुगर का लेवल तीनों बढ़ाएगा, लेकिन तीनों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। यानी ये जो मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और ये ब्लड में तुरंत अपना इम्पैक्ट दिखा देता है। दूसरा आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के माल्टोज बनाते हैं, जो आपको मार्केट में माल्टोज बेस्ड ड्रिंक भी मिल जाता होगा, या ऐसे बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिए जाते हैं जिसमें माल्टोज रहता है। जो घर में आप शुगर यूज करते हैं ये 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। आप जो मिल्क यूज करते हैं, मिल्क में भी अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि मिल्क में तो कोई शुगर नहीं है, हमने शक्कर नहीं डाला तो मिल्क में कोई शुगर नहीं है। तो जो मिल्क के अंदर की जो शुगर है जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, ये भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी हुई लैक्टोज है। यानी मिल्क में भी आपने कोई शुगर नहीं मिलाया, लेकिन वहां पर भी ऑलरेडी नेचर के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके वहां पहले से मौजूद है, और उसकी भी जो शुगर है वो भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगी। यानी कि 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ कार्बोहाइड्रेट जिसे हम डाइसेकेराइड बोलते हैं, और इसका इंटेक होने के बाद हमारे पेट में जाने के बाद हमारे पेट के जो एंजाइम्स हैं इसे ब्रेक कर पाते हैं, और इसे ब्रेक करके वापस सिंगल यूनिट में तोड़ देते हैं। तीसरा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मतलब ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में मिलकर बन सकता है, और ये हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी के एंजाइम्स, कुछ ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जिसको हमारे बॉडी के एंजाइम्स ब्रेक कर पाते हैं। वो ओलिगोसेकेराइड्स ब्लड में अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं,
लेकिन कुछ ओलिगोसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जिसे हमारे एंजाइम्स ब्रेक नहीं कर पाते, उनका ब्लड शुगर लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और वो खाने के बाद डायरेक्टली इंटेस्टाइन से होते हुए बाहर चले जाते हैं। यानी ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और वो खाने में तो मीठे होते हैं, टेस्ट भी देते हैं, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और वो डायरेक्टली बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह के ओलिगोसेकेराइड्स हम यूज कर सकते हैं। यानी इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए यानी डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका एग्जाम्पल फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड है। ये फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड्स आज के समय में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ कुकीज़ बनाते हैं और उस कुकीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और उन्हें खाने में भी टेस्ट आता है, आनंद आता है। तो इस तरह से जिस ओलिगोसेकेराइड्स को हमारी बॉडी के एंजाइम्स ब्रेक नहीं कर पाते हैं और वो डाइजेस्ट न होकर के डायरेक्टली बाहर चला जाता है और हमें खाने में टेस्ट भी देता है, मीठा लगता है, और उस तरह के ओलिगोसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स हम अगर यूज करते हैं तो उससे ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। चौथा है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स ये 11 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिसे हम फाइबर कहते हैं, जिसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक नहीं कर पाते हैं और वो ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। और इसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्लाइसेमिक और नॉन ग्लाइसेमिक। ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होगा और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, वो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट हो गया। और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट जिसे हमारे बॉडी के एंजाइम्स ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा नहीं पाएगा, उसे हम नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और वो नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने में आपको मीठा लगेगा लेकिन ब्लड शुगर लेवल पे कोई भी इफेक्ट अपना नहीं दिखाएगा। तो ऐसे नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट को अगर हम यूज करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल हमारा नहीं बढ़ेगा। अब हम आते हैं एक्चुअल पॉइंट पे कि क्या मल्टीग्रेन की रोटी, मल्टीग्रेन का अनाज जो हम यूज करते हैं ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है। और अब आपको यहाँ पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, ये बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको ब्रेक कर पाएंगे, यानी ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये बड़े आसानी से ब्रेक हो जाएगा और ये तुरंत डाइजेस्ट होकर के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिससे कि डाइजेस्ट तो वो भी होगा लेकिन हमारे बॉडी के एंजाइम उसको स्लोली ब्रेक करेंगे, यानी उसमें फाइबर पार्ट ज़्यादा रहेगा और फाइबर पार्ट ज़्यादा रहेगा तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको स्लोली ब्रेक करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेक तो कर लेंगे। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं। मल्टीग्रेन में ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये स्लोली रिलीज होगा, लंबे समय तक बॉडी में इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसके अंदर जो नेट कार्बोहाइड्रेट है, यानी नेट कार्बोहाइड्रेट मतलब टोटल कार्बोहाइड्रेट माइनस फाइबर, टोटल कार्बोहाइड्रेट से फाइबर को निकाल देते हैं तो नेट कार्बोहाइड्रेट आता है। यानी अगर नेट कार्बोहाइड्रेट उसमें भी ज़्यादा है तो ब्लड शुगर लेवल पे तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेट दिखेगा। फर्क बस इतना ही है, मल्टीग्रेन यूज करो आप या नॉर्मल ग्रेन यूज करो, फर्क केवल इतना ही देखने को मिलता है कि ये स्लो रिलीज होता है, थोड़े से लंबे समय में अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है और भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। और मैं तो यहाँ तक बोल सकता हूँ कि अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आप गूगल में सर्च करने की कोशिश कीजिए कि उसका कंपोजिशन कितना है। आप जब भी गूगल में एक एक इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे कि इसका कंपोजिशन कितना है, किसी भी लैंग्वेज में आप डालिए, गूगल आपको बता देगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, तो आपको भी इस बात की क्लियरिटी हो जाएगी। मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स के रूप में मल्टीग्रेन अनाज यूज कर रहे हैं वहां पर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। और मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स या कुछ ऐसे भी ग्रेन लोग उस मल्टीग्रेन में ऐड करते हैं जिसका व्हीट से भी कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब वो व्हीट से भी डेंजरस है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग मल्टीग्रेन के नाम पर मजे कर रहे हैं। मल्टीग्रेन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मल्टीग्रेन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है और वहां पर गेहूं से भी यानी व्हीट से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर है, लेकिन आप जानकारी के अभाव में आप उसको यूज कर रहे हो।
तो डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मल्टीग्रेन भी डायबिटिक पेशेंट के लिए उतना ही खतरनाक है जितना एक नॉर्मल ग्रेन, यानी हम व्हीट की जो बात करते हैं। तो मल्टीग्रेन हो या नॉर्मल व्हीट हो या नॉर्मल राइस हो, सब में कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम देखने को मिलता है और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। हाँ, मल्टीग्रेन फायदेमंद है उनके लिए जो लोग नॉर्मल हैं, जो हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में नहीं गए हुए हैं या वो ओबेज नहीं है, उनके लिए मल्टीग्रेन काफ़ी बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि वो स्लो रिलीज करेगा। और अगर वो पहले से मल्टीग्रेन शुरू से ही अगर वो मल्टीग्रेन यूज कर रहे हैं, जिन्हें कि आज के डेट में कोई भी बीमारी नहीं है या वो किसी भी मेटाबॉलिक ट्रैप में अभी तक नहीं आए हैं, तो वो अगर मल्टीग्रेन यूज करते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मल्टीग्रेन को यूज करना कोई समझदारी वाली बात मेरे समझ से तो नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के एनालिसिस के बाद, डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट को समझ लेने के बाद आपके पास भी इस बात की क्लैरिटी तो अब आ जाना स्वाभाविक है कि क्या रियल में मल्टीग्रेन हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, यह आप अभी अपने आप में बड़ी भांति समझ सकते हैं।